वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। बादल को घिरते हुए देखा है। नागार्जुन। यह कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। बादल को घिरते देखा है कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत है जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चिकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबद्ध कर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता कल्पना दृष्टि से कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा की सारथी है। कविता। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोट मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बगई कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की ऊंच से आकुल तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्ज्वल शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि ने बादलों के मोती जैसे शीतल कणों को उसकी बूंद के रूप में मानसरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते देखा है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झीलें स्थित हैं। इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं। कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमलना ल के भीतर स्थित कन्वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते देखा है। इस प्रकार कवि इन झीलों में विचरण करते हुए हंसों का वर्णन करता है। विशेष। बादल का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। छोट छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा मोती जैसे में उपमा अलंकार है। आराकर एवं श्यामल नील सलिल अनुप्रास अलंकार है। उमस देशिज शब्द है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिंकते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। भावार्थ। इस अंश में कवि ने बसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकवी का मिलन तथा कस्तूरी मृग की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही है तथा प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों ओर फैला रही थी, जिससे आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे थे। प्रातःकाल में ऐसे मोहक वातावरण में रात्रि में भी रह के अभिशाप में व्याकुल चकवा चकवी का अभिशप्त जीवन क्रंदन अब शांत हो गया है और वे मानसरोवर झील के किनारे बिछी हुई शैवाल की हरी चादर पर प्रणय क्रींगा कर रहे हैं। अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन से अत्यंत खुश है। यहाँ कवि ने इस प्रणय क्रींगा का सजीव वर्णन किया है। कवि ने हिमालय की दुर्गम बर्फीली घाटियों में जिनकी ऊंचाई सहस्त्रों फीट है, अपनी ही नाभि से उठने वाली सुगंधि को ढूंढने वाले कस्तूरी मृग को बेचैन होकर भागते देखा है। विशेष। इसमें बसंत ऋतु की मादकता व कस्तूरी मृगों के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन है। मंद मंद व अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व चकवा चकवी एवं तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। प्रेमचंद संपूर्ण कहानियां। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगाजल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पनगा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जानू में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिंगते देखा है। बादल को घिरते देखा है। भावार्थ। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि वर्तमान में धनपति कुबेर व उसकी नगरी अलका का कोई पता नहीं है और न ही कालिदास द्वारा वर्णित व्योम प्रवाही गंगाजल ही कहीं दिखाई देता है। बहुत तलाश करने पर भी मेघदूत का भी पता नहीं चलता है। क्या पता वह छाया में यहीं कहीं पर बरस तो नहीं गया है। छोनो वह सब तो मात्र कवि की कल्पना थी। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने तो भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर बादलों को तूफानी हवाओं से गरज कर टकराते हुए देखा है। इस परिवेश में गिरते हुए बादलों को कवि ने स्वयं देखा है। विशेष। कवि कल्पित में अनुप्रास अलंकार है।
गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शत शत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघिड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खिचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की तृप्ति पर, नर्म निदाग बाल कस्तूरी, मृगछालों पर पलथी मारे, मदिरारुन आंखों वाले उन, उन्मद किन्ना किन्नरियों की, मदिरारुन आंखों वाले उन, उन्मद किन्ना किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। भावार्थ, कवि कहता है कि पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने अपने जल प्रवाह से देवदार के वनों में कल कल ध्वनि कर रहे हैं। वहीं देवदार के वृक्षों के नीचे लाल और सफेद भोजपत्रों से निर्मित कुटिया के अंदर रंग बिरंगे फूलों से केशों को सजाकर, इंद्रमणियों के हार पहने हुए, कानों में नीलकमल और वेणी में लाल कमल लटकाकर, लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने और मणियों से जने हुए मदिरा पात्रों के अंगूरी शराब सामने भरकर व मुलायम मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर पालथी मारकर बैठे हुए तथा मदिरापान के कारण हुए लाल लाल नेत्रों में मस्त किन्नर और किन्नरियों की बांसुरी पर अपनी कोमल व मनोहर अंगुलियों को फेरते हुए देखा है। विशेष शत शत अपने अपने में पुनरुक्ति प्रकाश निर्झरना रिझरनी व नर्म निदाद्य में अनुप्रास अलंकार तथा शंख सरोखे सुघिड़ गलों में उपमा अलंकार है। कवि ने हिमाचल की उन्नत घाटी, देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों की दंतकथाओं को प्रस्तुत कर बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को शब्दचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेघदूत, यह संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंडकाव्य है जिसके नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग रहने को बाध्य होते हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। इस काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।